एक साधारण कार ऑल्टरनेटर पर नजर डालेंगे और समझेंगे कि यह कैसे काम करता है, इसके मुख्य पुर्जे क्या है और इनका कहां और कैसे प्रयोग किया जाता है। हमें ऑल्टरनेटर कार के इंजन बे के अंदर मिलेगा। ऑल्टरनेटर की शाफ्ट बेल्ट और पुली के जरिए इंजन से जुड़ी रहती है। जब इंजन चल रहा होता है तब ऑल्टरनेटर की शाफ्ट बल लगाने के कारण घूमने लगती है और इसके घूमने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। एक ऑल्टरनेटर कुछ ऐसा दिखता है। ऑल्टरनेटर एसी बिजली या ऑल्टरनेटिंग करंट बनाता है, इसलिए इसे ऑल्टरनेटर कहा जाता है। एसी इलेक्ट्रिसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन का करंट लगातार आगे और पीछे की ओर प्रवाहित होता रहता है। यह उसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है जो आपके अपने घरों के पावर आउटलेट में मिलती है, लेकिन आपके घरों में वोल्टेज कहीं ज्यादा होता है। लेकिन कार के इलेक्ट्रिकल पुर्जे एक दूसरे प्रकार की बिजली का प्रयोग भी करते हैं, जिसे डीसी और डायरेक्ट करंट कहा जाता है। इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन केवल एक ही दिशा में बहते हैं। यह बैटरी से मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी की तरह ही होता है। इसलिए ऑल्टरनेटर रेक्टिफायर का प्रयोग करके ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है। ऑल्टरनेटर की आउटपुट वोल्टेज कार की स्पीड के अनुसार अलग अलग होती है, इसलिए ऑल्टरनेटर इसे सीमित रखने और एक नियर कॉन्सेप्ट आउटपुट बनाए रखने के लिए एक रेगुलेटर का भी प्रयोग करता है। आधुनिक वाहनों में भी संचालन के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। इसका प्रयोग लाइट, म्यूजिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल विंडो, विंडो वाइपर इत्यादि को ऊर्जा देने के लिए होता है। इंजन में ईंधन का दहन होता है। इसका प्रयोग क्रैंकशाफ्ट को घुमाने और साथ में वाहन को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। इंजन केवल मैकेनिकल बल प्रदान करता है, यह इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं करता। इसलिए हमें वाहन के अंदर लगी सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसों को ऊर्जा देने का कोई तरीका निकालना पड़ता है और तब ऑल्टरनेटर की भूमिका सामने आती है। इंजन बे में हमें 12 वोल्ट लेड एसिड कार बैटरी में मिलती है। यह रासायनिक ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का संग्रहण करती है, यह इलेक्ट्रिसिटी स्टोर नहीं करती है। वैसे हम पहले ही काफी विस्तार से बता चुके हैं कि कार की बैटरी कैसे काम करती है। आप हमारा इस बार वीडियो जरूर देखें, आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब इंजन बंद रहता है, बैटरी कार के इलेक्ट्रिकल पुर्जों को ऊर्जा देती है। हालांकि इससे बैटरी खत्म, जो फ्लाई व्हील को घुमाता है और इंजन को चालू करता है। स्टार्टअप के दौरान फिर से बैटरी आंशिक रूप से खाली हो जाती है, क्योंकि मोटर को चालू करने के लिए बड़ी मात्रा में करंट की जरूरत पड़ती है। जैसे ही इंजन चलने लगता है, बैटरी को फिर से चार्ज करने के लिए ऑल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है, ताकि अगली बार इंजन को चालू करने के लिए इसमें पर्याप्त ऊर्जा संचित हो जाए। ऑल्टरनेटर कार के इलेक्ट्रिकल डिवाइसों को तब भी ऊर्जा देती है जब इंजन चल रहा होता है। अगर बैटरी को लंबे समय तक डिस्चार्ज होने के लिए छोड़ दिया जाए, तो वह मोटर को चालू करने के लिए आवश्यक करंट की भारी मात्रा की आपूर्ति नहीं कर पाएगी और कार को जंप स्टार्ट करना पड़ेगा। आइए ऑल्टरनेटर के मुख्य पुर्जों पर नजर डालते हैं। सामने की ओर हम एक पुली देख सकते हैं। यह एक पहिया है जिसमें खांचेदार कट लगे होते हैं, जो बेल्ट पर पकड़ बनाने में मददगार होते हैं और यही बेल्ट इंजन पर घूमने के लिए बल लगाती है। पुली व्हील एक शाफ्ट से जुड़ा होता है, जो ऑल्टरनेटर की पूरी लंबाई में दौड़ता है। आंतरिक पुर्जे मुख्य हाउसिंग के अंदर लगे होते हैं। हाउसिंग के दो भाग होते हैं, सामने का और पिछला ब्रैकेट। केसिंग पर कुछ स्लॉट कटे होते हैं जिनसे हवा गुजर सकती है और यह वहां उत्पन्न होने वाली अनावश्यक गर्मी को बाहर निकाल देती है। यूनिट के पीछे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं। कई तरह के अलग अलग डिजाइन होते हैं, लेकिन यहाँ एक सरल 3 वायर डिजाइन का उदाहरण दिया जा रहा है। इसमें एक आंतरिक रेगुलेटर और रेक्टिफायर है, जिसमें ये टर्मिनल होते हैं। बी टर्मिनल, यह आउटपुट बैटरी को चार्ज करता है। एस टर्मिनल, यह वोल्टेज का पता लगाने में रेगुलेटर की मदद करता है। एफ टर्मिनल, यह इग्निशन से जुड़ा होता है और स्टार्टअप पर इलेक्ट्रोमैग्नेट को शुरुआती ऊर्जा प्रदान करता है। सर्किट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कार फ्रेम से होकर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से या उसकी ओर प्रवाहित होती है। चूंकि इस यूनिट में एक आंतरिक रेगुलेटर और रेक्टिफायर है, हमें ये पुर्जे यूनिट के पिछले हिस्से में आमतौर पर प्रोटेक्टिव गियर के नीचे मिलते हैं। हम जल्द ही इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। हाउसिंग को हटाकर हम यूनिट के अंदर देख सकते हैं। हमें पहली चीज दिखाई देती है स्टेटर। स्टेटर स्थिर रहता है और यह घूम नहीं सकता। इसमें कई सारी लैमिनेटेड शीट्स होती हैं, जिनके अंदरूनी किनारों पर स्लॉट के पैटर्न बने होते हैं। फिर हमें कॉपर वायर के 3 अलग अलग सेट मिलते हैं, जो इन स्लॉट्स में एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार लपेटे गए हैं।
हर कॉइल का एक सिरा एक दूसरे से जुड़ा होता है, जिससे एक न्यूट्रल पॉइंट बनता है। यह स्टार कॉन्फ़िगरेशन है। हर कॉइल सेट एसी इलेक्ट्रिसिटी का एक फेज बनाती है और इस तरह कुल 3 फेज बिजली प्रदान करती है। हर कॉइल का दूसरा सिरा केस से होकर गुजरता है और रेक्टिफायर से जुड़ा होता है। ऑल्टरनेटर एसी ऑल्टरनेटिंग करंट उत्पादित करता है, लेकिन कार की बैटरी और इलेक्ट्रिकल डिवाइसों को डीसी करंट की जरूरत होती है। इसलिए रेक्टिफायर एसी इलेक्ट्रिसिटी को डीसी इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। ऑल्टरनेटर के केंद्र में हमें वायर का एक और कॉइल दिखता है, जो एक आयरन कोर पर लपेटा हुआ है और शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। शाफ्ट में 2 शिफ्ट रिंग्स भी होती हैं। ये स्लिप रिंग्स कॉइल के दूसरे सिरे से जुड़ी होती है। पीछे की हाउसिंग में हम कुछ ब्रश देख सकते हैं। ये स्प्रिंग लगे हुए कार्बन ब्लॉक होते हैं, जिन्हें आगे धक्का दिया जाता है तो ये स्लिप रिंग्स पर रगड़ खाते हैं और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाते हैं। कार की बैटरी शुरुआत में ब्रशों के माध्यम से कॉइल को बिजली प्रदान करती है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कॉइल से होकर गुजरती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की क्षमता बढ़ाने के लिए कॉइल के दोनों सिरों पर 2 आयरन क्लॉ लगाए जाते हैं, जो हर किसी को आपस में जोड़ते हैं। एक सिरा उत्तरी ध्रुव बन जाएगा और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट रोटर शाफ्ट से जुड़ा होता है, जब इंजन शाफ्ट को चालू करता है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्टेटर के कॉइल के पास घुमाने लगती है। इसके कारण स्टेटर कॉइल में करंट पैदा होता है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। एक बार जब ऑल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगता है तो ऑल्टरनेटर इलेक्ट्रोमैग्नेट को डायोड ट्रियो के जरिए स्वयं ऊर्जा देने में सक्षम हो जाता है। यह डायोड ट्रियो 3 फेज एसी इलेक्ट्रिसिटी को डीसी में बदलता है। ऑल्टरनेटर द्वारा उत्पादित वोल्टेज और करंट वाहन की स्पीड के अनुसार अलग अलग होंगे। वाहन जितनी अधिक स्पीड से चलेगा उतनी ही तेजी से क्रैंकशाफ्ट घूमेगा और इस तरह ऑल्टरनेटर भी उतनी ही तेजी से घूमेगा, जिससे वोल्टेज और करंट दोनों बढ़ेंगे। इस पर नियंत्रण रखने के लिए एक और पुर्जे का प्रयोग किया जाता है, जिसे रेगुलेटर कहते हैं। यह रेगुलेटर यूनिट में पीछे की ओर लगा होता है। यह एक इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड है जो ऑल्टरनेटर के आउटपुट को मॉनिटर करता है और इसकी क्षमता पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट से प्रवाहित होने वाले करंट को बदलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्षमता का प्रयोग ऑल्टरनेटर के आउटपुट को बदलने के लिए किया जा सकता है। बिजली वायर से में बहने वाला इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। कॉपर वायर लाखों करोड़ों कॉपर अणुओं से बना होता है। हर अणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉन है जो अन्य अणुओं में स्वतंत्र रूप से जा सकता है। यह अपने आप दूसरे अणुओं में भी जाता भी है, लेकिन यादृच्छिक रूप से किसी भी या सभी दिशाओं में जा सकता है और फिर यह हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। हमारे लिए यह जरूरी है कि बहुत से इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करें और ऐसा करने के लिए हम वायर के दोनों सिरों के बीच वोल्टेज के अंतर का प्रयोग करते हैं। वोल्टेज में अंतर के कारण इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं। अगर हम बैटरी को उलट दें तो इलेक्ट्रॉन का बहाव उल्टी दिशा में होने लगता है। जब इलेक्ट्रिसिटी एक वायर से होकर गुजरती है तो वायर के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अगर हम वायर के पास कुछ कंपास रख दें और फिर वायर में कंटेंट प्रवाहित करें तो कंपास मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार दिशा बदलने लगेंगे। अगर हम करंट की दिशा को पलट दें, मैग्नेटिक फील्ड भी पलट जाएगा और कंपास भी दिशा बदल देंगे। अगर वायर कॉइल पर लिपटी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड और भी मजबूत हो जाता है। हर वायर का हर क्रॉस सेक्शन अभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेकिन वे आपस में संयोजित हो जाते हैं और एक अधिक बड़ा, अधिक मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बनाता है, जैसा कि स्थायी मैग्नेट में होता है, और हम कंपास का प्रयोग करके इन्हें देख सकते हैं। अगर हम कॉइल में करंट बढ़ा दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाता है। हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर हम वायर के कॉइल में से मैग्नेट गुजारें तो कॉइल में करंट पैदा होता है। एमीटर का डायल यह इंगित करता है कि करंट आगे की ओर प्रवाहित हो रहा है, इसलिए यह डीसी या डायरेक्ट करंट बना रहा है। जब मैग्नेट घूमना बंद कर देता है, डायल वापस शून्य पर आ जाता है। जब मैग्नेट को उल्टी दिशा में घुमाया जाता है, करंट भी विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगता है और डायल पर भी रिवर्स करंट इंगित होता है। अगर हम बार बार मैग्नेट को अंदर और बाहर ले जाएं, तो करंट बारी बारी से आगे की ओर और पीछे की ओर प्रवाहित होगा। तो इस तरह एसी या ऑल्टरनेटिंग करंट उत्पादित किया जाता है। यहां करंट की दिशा बदलती रहती है। अगर हम मैग्नेट को अधिक तेजी से घुमाएं तो अधिक क्षमता वाला करंट बनेगा। अगर हम अधिक क्षमता वाले मैग्नेट का प्रयोग करें तो भी करंट बढ़ेगा। हम अधिक घुमाव वाले कॉइल का प्रयोग करें तो भी अधिक करंट जनरेट होगा।
हम स्थायी मैग्नेट के स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब हम इसे अंदर और बाहर ले जाते हैं तो यह कॉइल में एसी करंट उत्पन्न करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम करंट और वोल्टेज को बदलकर मैग्नेटिक फील्ड की क्षमता को आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। इस तरह हम कॉइल के अंदर चलित करंट की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। मैग्नेट को कॉइल के अंदर और बाहर ले जाने की बजाय हम मैग्नेट के चारों ओर कॉइल लगाकर और मैग्नेट को घुमाकर अधिक आसानी से करंट उत्पन्न कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का सबसे मजबूत भाग मैग्नेटिक फील्ड के दायरे के अंतिम छोर पर होगा। आप लोहे के बुरादे को मैग्नेट के ऊपर छिड़ककर मैग्नेटिक फील्ड की रेखाओं को देख सकते हैं। जब मैग्नेट दो कॉइल्स के बीच रखा होता है तो कोई करंट जनरेट नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैग्नेट घूमना शुरू होता है, मैग्नेटिक फील्ड का सबसे मजबूत भाग कॉइल के करीब और करीब आता जाता है। कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता में बदलाव होता है। इसके कारण जब तक यह अपनी अधिकतम तीव्रता तक नहीं पहुंचता, यह और अधिक इलेक्ट्रॉनों को आगे की ओर धक्का देता रहता है। फिर मैग्नेट कॉइल से दूर जाने लगता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता कम होने लगती है और साथ साथ इलेक्ट्रॉनों का करंट भी कम होने लगता है, जब तक कि वह शून्य नहीं हो जाता। अब मैग्नेट का विपरीत सिरा कॉइल के पास आने लगता है और यह इलेक्ट्रॉनों को विपरीत दिशा की ओर खींचता है। फिर से मैग्नेटिक फील्ड अपनी अधिकतम तीव्रता तक जाता है और उसके बाद शून्य पर आने तक कम होता जाता है। इसलिए अगर हम इस करंट को चार्ट बनाकर दिखाएं तो हमें एक साइन वेव दिखती है, जिसमें करंट पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव क्षेत्रों में प्रवाहित होता है। यह सेटअप हमें एक ही फेज की एसी आपूर्ति देता है, लेकिन हमारे पास कॉइलों के बीच बहुत सारा खाली स्थान होता है जो बर्बाद हो रहा है। तो हम इस स्थान का उपयोग कैसे कर सकते हैं? वैसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम यहाँ और कॉइल जोड़ सकते हैं तथा और अधिक फेज बना सकते हैं। अगर हम पहले फेज से 120 डिग्री के घुमाव पर दूसरी कॉइल लगा देते हैं तो यह हमें एक दूसरा फेज प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि यह कॉइल एक अलग कोण पर है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता में बदलाव एक अलग समय पर होगा। इसलिए करंट आगे और पीछे की ओर बिल्कुल अलग समय पर प्रवाहित होगा। इससे हमें एक और साइन वेव मिलेगी जो अलग समय पर बनेगी। हमारे पास यहाँ पर अभी भी खाली जगह बाकी है, तो हम यहाँ एक तीसरा फेज बनाने के लिए पिछली कॉइल से 120 डिग्री पर कॉइल का एक और सेट जोड़ सकते हैं। अगर हम केवल एक फेज का प्रयोग करते हैं तो मैग्नेट के हर चक्कर पर आधे समय करंट आगे की ओर बहेगा और बाकी के आधे समय पीछे की ओर बहेगा। लेकिन तीन फेज बन जाने पर हमारे पास हमेशा एक ऐसा फेज होगा जिसमें करंट आगे की ओर बह रहा होगा और हमेशा एक दूसरे फेज में करंट पीछे की ओर बह रहा होगा। इसका मतलब है कि हम अधिक ऊर्जा देने के लिए फेजों का उपयोग कर पाएंगे। अलग अलग कॉइल और 6 वायर लगाने की बजाय हम कॉइलों के सिरों को आपस में जोड़ सकते हैं, क्योंकि फेज हमेशा आगे और पीछे की दिशा में बारी बारी से प्रवाह बदलते रहते हैं। अब करंट दिशा बदलने के साथ साथ हर कॉइल के बीच मुक्त रूप से प्रवाहित होगा। एसी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, लेकिन कार के अंदर हमारे अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट और पुर्जे डीसी या डायरेक्ट करंट का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमें एसी करंट को डीसी करंट में बदलना होगा और उसके लिए हमें एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए। यह वास्तव में बस 6 डायोड होते हैं जो जोड़े में कनेक्ट होते हैं और इनमें समानांतर वायर लगे होते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें कि डायोड करंट को केवल एक ही दिशा में बहने देता है और करंट को विपरीत दिशा में बहने से रोकता है। इसलिए एक फेज वाली आपूर्ति में मैग्नेट के हर चक्कर पर करंट केवल आधे चक्कर के दौरान ही प्रवाहित होगा और बाकी के आधे चक्कर के दौरान वह अवरुद्ध रहेगा। यदि हम 3 फेजों में से हर एक को अलग अलग एक डायोड से जोड़ दें तो करंट अलग अलग समय पर प्रवाहित होगा और अलग अलग समय पर अवरुद्ध होगा। इसलिए हम इन तीनों फेजों को डायोड के ब्लॉक से कंबाइन कर देते हैं और केवल अपनी अधिकतम तीव्रता पर पहुंचने वाला फेज ही इसमें से गुजर पाता है। हमें थोड़ा रफ डीसी आउटपुट मिलेगा, लेकिन इसे निर्बाध बनाने के लिए हम एक कैपेसिटर जोड़ सकते हैं जो सामान्यतः इलेक्ट्रॉनों को सोख लेगा और फिर आउटपुट को अनवरत बनाए रखने के लिए अपने आप इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। इससे हमें अनवरत डीसी आपूर्ति मिलती रहेगी। वैसे आपको बता दें कि हम डायोड, कैपेसिटर और पावर इन्वर्टरों के बारे में पहले ही विस्तार से बता चुके हैं। उन वीडियोस को जरूर देखें, उनके लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास डीसी आउटपुट है, लेकिन अगर मैग्नेट इंजन से जुड़ा हुआ है और कार की स्पीड बढ़ाई जाती है तो मैग्नेट अधिक तेजी से घूमने लगेगा और इसके कारण आउटपुट वोल्टेज और करंट बढ़ जाएंगे। हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि इससे कार में लगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे खराब हो जाएंगे। इसलिए हमें वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए कोई तरीका निकालना होगा। अगर आपको याद हो
तो हमने देखा था कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करके वोल्टेज को बदल सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता को बढ़ा या घटा सकते हैं और मैग्नेट की क्षमता को बदलकर हम कॉइल में उत्पन्न होने वाले वोल्टेज और करंट में बदलाव कर सकते हैं। इसलिए ऑल्टरनेटर में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग होता है ताकि वह आउटपुट को नियंत्रित कर सके। कार की बैटरी इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऊर्जा प्रदान करती है। हालांकि अधिकतर आधुनिक ऑल्टरनेटरों में डायोड ट्रियो का प्रयोग होता है जो ऑल्टरनेटर के ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है और जैसे ही ऑल्टरनेटर विद्युत पैदा करने लगता है यह वोल्टेज रेगुलेटर के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऊर्जा देने लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की ऊर्जा आपूर्ति पर रेगुलेटर के अंदर हमें एक पुर्जा मिलता है जिसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। रेगुलेटर के साथ एक वोल्टेज सेंसर भी जुड़ा होता है। ट्रांजिस्टर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जिसे कंट्रोलर के द्वारा 1 सेकंड में हजारों बार चालू और बंद किया जा सकता है। इसका प्रयोग प्रवाहित हो रहे करंट की मात्रा पर नियंत्रित रखने के लिए किया जा सकता है। अगर हम बैटरी से कॉइल को बह रहे करंट की कल्पना करें जो एक निश्चित समय अवधि में अपने अधिकतम स्तर पर बह रहा है तो हमें 100% करंट मिलता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट 100% क्षमता पर होता है। लेकिन यदि अब हम एक स्विच का प्रयोग करें ताकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह केवल आधे समय ही रहे तो हमें 50% करंट मिलता है और इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी क्षमता का केवल 50% प्रयोग करता है। इसलिए ऑल्टरनेटर के आउटपुट को मापकर और फिर ट्रांजिस्टर स्विच के खुलने और बंद होने के समय को बदलकर हम कॉइल में करंट के प्रवाह और इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्षमता को कंट्रोल कर सकते हैं। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता को नियंत्रित करता है जिससे ऑल्टरनेटर द्वारा उत्पादित इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा पर भी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही।